बारिशों की ज़रूरत भी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिशें होनी शुरू हो गई। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। और आज यूँ तो लाइटर साइड पे वो वज़ीर आज़म साहब बिलावल साहब ने एक बात कही थी, हमारे चेयरमैन साहब ने, कराची में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, एक्स्ट्रॉर्डनरी बारिशें हुई, उसकी वजह से कराची में ज़्यादा पानी आ गया। और उन्होंने अपनी तकरीर करते हुए कहा कि जब बारिश होती है और पानी आता है, बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो रूटीन से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, मसाइल बढ़ जाते हैं। उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा तंज़न कहा, और उनके बहुत सारे हवारियों ने हमेशा कहा, वो आज भी उनके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल है अब उन्हें समझ आ गई होगी कि बारिशें ज़्यादा हों तो ज़्यादा पानी आ जाता है और उसका नुकसान होता है। आज लाहौर शहर डूबा हुआ है, आज पंजाब के बाकी शहरों के हालात क्या हैं खुद मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा, ये ठीक है कि कराची को बिल्कुल रिपोर्ट करना चाहिए, अगर कहीं गलती है तो उसकी निशानदेही होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह कराची पे मैराथन हुए हैं, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत लाहौर की गलियों और नालियाँ, यहाँ पे नालों का भी हाल देखना चाहिए, यहाँ पे ड्रेनेज क्या हो रहा है उसको भी देखने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म साहब 2 साल मुकम्मल हो गए और उस पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है 2 साल मुकम्मल होने पर, जिसको पता नहीं क्या क्या एक तारीख साज इंटरव्यू कहा जा रहा है और पता नहीं क्या क्या लक़ब दिए जा रहे हैं। कुछ हमारे साथी दोस्त हैं जो तारीफ़ें करते ज़बानें नहीं थक रही उनकी उस इंटरव्यू की। लेकिन सवाल यह है कि वज़ीर आज़म साहब आज 2 साल के बाद भी खड़े हुए कंटेनर पे खड़े हैं, उस इंटरव्यू में भी कंटेनर पे खड़े नज़र आए, इसलिए कि अभी भी उन्होंने यही लफ्ज़, ये काम इस तरह होना चाहिए, ये हम इस तरह करेंगे, इसी ज़ुमरे में बातें करते रहे। कार्टलाइजेशन की बात की, जहाँ नालायकी हुई, जहाँ इनकी हुकूमत का फेलियर हुआ पिछली हुकूमतों और उससे पिछली हुकूमतों पर डाल के, और अब एक नया मज़लूमियत का दायरा है कि ये कार्टल बने हुए हैं, कार्टल ने ये काम किया है। हमारे जैसे मुल्कों में कार्टल्स बन जाते हैं, उनको तोड़ना किसने होता है। कमाल है ना, चीनी का कार्टल, सबसे बड़े चीनी प्रोड्यूस करने वाले खान साहब के दाएं बाएं आगे पीछे बैठे हुए उनकी जमात में, चीनी की पैदावार जो है 70% से ज़ायद पीटीआई के लोग हैं जिनकी शुगर मिल है, 70% से ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, और वो कार्टल्स के रोने रोते हैं। बट सवाल ये है कि वो कार्टल, हम पे इल्ज़ाम है कि हमारे दौर में बड़ी चोरियां हुई, कार्टल चोरी करते रहे। हमारे दौर में कार्टल एक्टिव थे, चोरी हो रही थी, अवाम की जेब पे डाके डल रहे थे, चीनी सस्ती थी, अवाम की जेब पे डाके डल रहे थे, आटा सस्ता था। हमारे दौर में कार्टल बहुत एक्टिव थे, अद्वियात सस्ती थी। हमारे दौर में लूट के खा गए पाकिस्तान को लोग और तेल सस्ता था। तो इनकी किस बात को माने? आलमी मंडी में रिकॉर्ड कीमतें तेल की हो, फिर भी हम पाकिस्तान में तेल सस्ता देते हैं। और यहाँ सूरत हाल क्या है कि मुल्क में चीनी वाफर पैदा हो रही है और चीनी महंगी हो रही है। कमीशन बनाते हैं, चीनी सस्ती होने की वजह, सजा तो किसी को होगी नहीं होगी, क्या होगा, चीनी सस्ती होने की बजाय महंगी होती जा रही है और कंट्रोल नहीं हो रही। आटे का यही सूरत हाल है, अद्वियात की यही सूरत हाल है, तेल की यही सूरत हाल है। क्या कहा जाए, क्या गवर्नेंस है खान साहब आपकी कि उसके ऊपर वो शेर है ना कि सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। अब तो गायबाना नहीं, अब तो सरेआम कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग, सरापा एहतजाज नहीं, इस वक्त वो सर पीट रहे हैं कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में 26 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई थी, आज 21 अरब डॉलर पर वापस आ गई। कौन कसूरवार होगा? एक मफरूज़ों पर मबनी बातें की जाती हैं। कहते थे चंद चीज़ें मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ, और फिर आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो पाएगा कि इन्होंने क्या प्रॉमिसेस किए थे। किसी हुकूमत को गेज करना हो, उसकी परफॉर्मेंस को गेज करना हो तो तरीक़ाकार क्या होगा। उसने जो बेसिक प्रॉमिसेस किए थे, वादे किए थे, इलेक्शन में जो नारे लगाए थे, उनमें कितने पे अमल दरामद किया।
एक उसका इंडिकेटर ये होगा, उस तरफ सफ़र कितने पे शुरू किया, दूसरा इंडिकेटर ये होगा, हुकूमत में आने के बाद क्या रिफॉर्म्स किए हैं, ये उसका बुनियादी इंडिकेटर होगा ना। ज़रा गौर कीजिए, आप फरमाते थे कि मैं मर जाऊंगा कर्ज नहीं लूंगा। अब यह कि पिछली हुकूमतों के कर्जे अदा करने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। 11,000 अरब के कर्जे अब से 6 माह कबल ले चुके थे, इस बजट आने से पहले। अभी मजीद कर्ज लेने का अमल जारी है और शायद इससे बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा था कि जी हमने 5,000 अरब के रिकॉर्ड कर्जे वापस किए हैं। ओ भाई, अगर पिछले एतवार के कर्जे हमने भी पिछले एतवार के कर्जे वापस किए थे, आपने भी किए हैं, हर हुकूमत करेगी। लेकिन अगर आपने कर्जे वापस अदा करने के लिए 5,000 वापस किया है तो 6,000 किधर किया है? लिया तो आपने 11,000 है, तो 6,000 अरब आप कंज्यूम कर गए, कर्ज आपने बढ़ा दिया है, अदा आपने 5,000 अरब किया है। और आप कहते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा, कर्ज नहीं लूँगा, पेट्रोल सस्ता करूँगा, उसके ऊपर आके टैक्स ख़त्म कर दूँगा, गैस सस्ती करूँगा, बिजली सस्ती करूँगा, बिजली के ऊपर बहुत सारे टैक्स आवाम से लिए जाते हैं। ये सारे वो वादे थे जो खान साहब क्या करते थे। आज हालत क्या है? बिजली रिकॉर्ड रेट पे बिक रही है, तेल रिकॉर्ड महंगा है, गैस महंगी होती जा रही है, और सस्ती गैस के लिए ईरान की तरफ देखने की ज़रूरत थी, उधर नहीं। बड़े दावे करते थे कि LNG को बड़ी महंगी गैस लाई गई है। क्या किया आपने उसके ऊपर? और सस्ती गैस के लिए क्या किया? सवाल कोई नहीं है। आम अशियाए ज़िंदगी, आटे का थैला हमारे दौर में कुछ 700 से भी कम का था, आज 1,000 रुपये से ज़्यादा का है। रोज़ इनके वज़ीर तब्दील होते हैं, कोई पता नहीं 16 सेक्रेटरी बदल चुके हैं खुराक के, और आटे का थैला कंट्रोल नहीं हो पा रहा। चीनी का रेट 70 रुपये पे बड़ा शोर था, कमीशन बना था, आज 100 से क्रॉस कर गया, पूछ कोई नहीं रहा। भाई क्या हो गया है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या चीनी महंगी हो गई है? क्या गन्ना महंगा हो गया? गन्ने के रेट में बढ़ा दिए हैं? क्या किया है? और वहाँ तो और कोई रॉ मटेरियल है नहीं, वहाँ तो बिजली भी वो अपनी खुद पैदा करते हैं शुगर मिलों वाले। तो किधर गए तुम्हारे कार्टल्स? इसी तरह फरमाया कि जी मेट्रो बस गलत मंसूबा नहीं बनाऊंगा, कल बना के उसकी तख्तियाँ लगा रहे थे, पता नहीं किस मुँह से लगा रहे थे। अवाम को रिलीफ की बात नहीं कर रहे। इसी तरह कहा कि डॉलर महंगा नहीं करूँगा, क्योंकि करेंसी जब डीवैल्यू होती है तो आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान की रिकॉर्ड डिवैल्यूएशन खान साहब आपके दौर में हुई है और आपने डॉलर महंगा किया है। ये किसके डाके लगे हैं? आप खुद इसका कौम को जवाब दे दीजिए। ये उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो के प्रॉमिसेस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसी तरह फरमाया कि जी मैं मुझसे स्कीम नहीं दूंगा, किसी को मैं काला धन सफ़ेद करने की इजाज़त नहीं दूंगा। कितनी गिनवाऊँ एमनेस्टी स्कीम्स? खुद फरमाते थे कि एमनेस्टी स्कीम तो डकैतियां हैं। तो खान साहब आपके दौर में जो आपने डकैतियां कराई हैं बकौल आपके, वो कितनी गिनवाएं आपको? इसी तरह फरमाते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे। पहले रोज़गार कम हो गए हैं, जो लोगों के पास रोज़गार थे वो श्रिंक हो गए। अगर आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, आपकी इंडस्ट्री कम हो रही है, आपकी ज़राअत कम हो रही है नेचुरली, और उसके नतीजे में महंगाई भी बढ़ेगी, उसके नतीजे में बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। तो आप रोज़गार नए क्या देंगे? तो पहले रोज़गारों के पीछे लगे हुए हैं। फिर फरमाया था 50 लाख घर बना के देंगे। तो यहाँ तो लोगों से रोज़गार छीन रहा है, नवाले छीन रहे हो, घर कहाँ से दोगे? 2 सालों में कोई प्रोजेक्ट नहीं बता सकते कि इन्होंने कोई 1 लाख घर भी बनाया। उन्होंने 20 लाख घर बनाने थे। अगर 5 सालों के लिए आप 50 लाख घरों का मंसूबा लेके चले तो 10 लाख पर एनम बनते हैं। पिछले 2 सालों में 2 लाख नहीं बता सकते, 20 लाख बनाने थे। अब ये इसी तरह कहते थे चोरी शुदा 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, हमने डिटेक्ट कर लिया है, 200 अरब डॉलर है, वो वापस लाना है, और 100 अरब डॉलर लोगों का कर्जे मुंह पे मारेंगे, और 100 अरब डॉलर से पाकिस्तान में तरक्याती काम होंगे। कोई $1 वापस लाए हो तो खान साहब बता दो कौम को। हाँ, इल्ज़ाम तराशी के पहाड़ हैं, आप खड़े करते चले जाइए। इसी तरह फरमाया कि जी मेंबरान असम्बली को जो फंड मिलते हैं, ये खान साहब की तकरीरें हैं, मैनिफेस्टो है, वो तो सीधी सीधी डकैती है।
वो तो रिश्वत है, वो तो करप्शन के अंबार हैं। लिहाजा हम मेंबरान असम्बली को डेवलपमेंट फंड नहीं देंगे। आज सिर्फ हमारे दौर में तो अपोजिशन को भी मिलते थे, आज सिर्फ हुकूमती जमात को आप फंड्स फराहम कर रहे हैं। तो ये बकौल आपके अपने फार्मूले के तहत ये रिश्वत का बाजार आपने खुद गर्म किया है। उनकी दिहाड़ियाँ आप खुद कहते थे, मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब के अपने अल्फाज हैं कि उनकी दिहाड़ियाँ आप खुद लगवा रहे हैं सिर्फ हुकूमती अरकान की। ये आपका इल्ज़ाम आप पे वापस आया है। आपने कहा जी हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे। आज नैब की हालत ये है, जो पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और सारी जमात कहती थी कि ये सियासी इंजीनियरिंग, ये लफ्ज़ मोहतरमा के थे, ये बाजू मरोड़ के वफादारियाँ तब्दील कराते हैं, ये सियासी जमातें बनाते हैं, हुकूमतें बनाते गिराते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। कौन सी जमात तोड़ी गई? पीपल्स पार्टी। पेट्रियाट बनाए गए पीपल्स पार्टी। मैं और चौधरी मंजूर असम्बली में थे उस वक्त। हमारे वो साथी जो बेज़मीरी करके पार्टी छोड़ गए, उनको पेट्रियाट कहा गया। तो हम कहते थे कि ये मुहब्बे वतन है, हम तो फिर गद्दार है। भाई वो मुहब्बे वतन हो गए तो हम तो गद्दार, यानी जो पार्टी के साथ वफादार हैं, जो अपने असूल पे खड़े हैं, मैंडेट की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, वो गद्दार हो गए। और आपने मुहब्बे वतन किसने पैदा किए? नैब के जरिए। किसने? नैब तो जरिया था। कभी हिम्मत पड़ी है खान साहब? ये हम हैं जो आइडेंटिफाई भी करते हैं और उनको कहते भी हैं कि आपके इस अमल से पाकिस्तान के जमहूरी प्रोसेस को नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, इसको मेहरबानी करें, इसको छोड़े ये तरीकाकार। इस तरह खान साहब फरमाते हैं जी तालीम के निज़ाम को रिफॉर्म करना। 2 करोड़ बच्चे हमारे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जाते, उनको हमने स्कूलों में लेके आना है। वो खान साहब पहले स्कूलों का हाल ख़राब हो गया है। जो बच्चे ऑलरेडी स्कूलों में थे उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो विड्रा हो रही हैं। और आप कहते थे कि हम हर बंदे को सेहत की सहूलत देंगे। आज आप सेहत का निज़ाम सारा प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं। हस्पताल जो हैं वो आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और सेहत कार्ड वो सेहत कार्ड नहीं है, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड था। लेकिन उसका जो टारगेट था वो आपका तो ख्याल ही नहीं है, आपका तो ख्वाब ही नहीं है। हमारे ख्वाबों को, बीबी शहीद के ख्वाबों को तुम इंसाफ कार्ड का नाम दे लो तो उससे रूह तो नहीं बदल जाएगी। लेकिन आप अपना कुलिया देखें आप क्या कर रहे हैं। इसी तरह फरमाया जनूबी पंजाब को सूबा बनाऊंगा, इससे वफाक मजबूत होगा, कौमियतों को हकूक मिलेंगे। वो सूबा क्या बनाना था, नया सूबा क्या बनाना था, कौमियतों को तहफ़्फ़ुज़ क्या देना था, आप कराची पे चढ़ दौड़े। और याद रखें इस मुल्क में जब आइन से तजावज़ किया गया है, आइन से हट के काम करने की कोशिश की गई है, भले मार्शल लॉ में या अदम मार्शल लॉ में, पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। आज भी अगर किसी तुर्रम खान के जहन में ये बात आ रही है ना कि वो कराची में कोई गैर आइनी हथकंडा इस्तेमाल कर लेगा, कोई एमरजेंसी की सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगा, ज़बरदस्त तरीके से उसको रजिस्ट करेंगे। इसलिए नहीं कि वहाँ हमारी हुकूमत है, इसलिए कि ये पाकिस्तान के वफाकी यूनिट्स के ऊपर हमले का आगाज़ है। ये 1 यूनिट की तरफ तैयारी होगी। हम इस एक्सरसाइज को नहीं होने देंगे। ये आईने पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा और ऐसी किसी सोच को भरपूर तरीके से हम उसकी मज़म्मत करेंगे, उसको रजिस्ट करेंगे। कहते थे 1 साल में ऐसा निज़ाम लाएंगे कि हर शख्स को फ़ौरन इंसाफ मिलेगा। खान साहब बताओ कौम को कि आपने इस मुल्क के आम आदमी के लिए कौन सा कानून बनाया है, कौन सा इदारा खड़ा किया है, कौन सी रिफॉर्म लाए हो कि लोगों को इंसाफ मिल सके? एक नहीं गिना सकोगे, एक कानून पास नहीं करा सके। और कहते थे कि हम ऐसा इंसाफ का कानून लाएंगे। इसी तरह सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करेंगे। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ज़रिए ज़रा गौर कीजिए क्या है सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। जो कमेटी बनी है 2 साल में अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं है। और हालत यह है कि इससे गवर्नेंस बेहतर होगी। पंजाब जैसा सूबा, क्या पंजाब को बुज़दार जैसे वज़ीर आला की ज़रूरत थी? मुझे बुज़दार साहब की ज़ात से इशू नहीं है, लेकिन एक ना तजर्बाकार, एक नाअहल शख्स जिसको अपनी जमात कहती है, जिसको सारा मीडिया कहता है, उसको पंजाब जैसे सबसे बड़े सूबे की आपने चीफ मिनिस्ट्री देखे। आज हालत यह है कि पूरी इंतज़ामी मशीनरी बेमुहार हुई पड़ी है। आज हर जगह पे, कचहरी में, थानों में, सरकारी जगहों पे रिश्वत के दाम तिगने चुगने हो गए हैं। आम आदमी की ज़िंदगी अजाब हो गई है, काम नहीं हो रहे हैं तो बहुत बड़े लेवल पे रिश्वतें चल रही हैं। तो खान साहब बताओ तो सही, कौन सी गुड गवर्नेंस? 6 IG बदल चुके हो पंजाब के,
4 चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हो पंजाब के, अभी भी आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। और आप तो कहते थे कि हमने इंतज़ामी मशीनरी में मुदाखलत नहीं होने देनी। कितने डिप्टी कमिश्नर गिनवाऊँ जिन डिप्टी कमिश्नर्स ने, एसपीज़ ने आपके नुमाइंदों की बात नहीं मानी, उनको फ़ौरन ट्रांसफर्स करने के हुक्म दिए, उनको सस्पेंड किया गया। ये आपकी गुड गवर्नेंस थी। ये आपने पाकिस्तान को एक नया निज़ाम दिया है और रोज़ बैठ के सिंध की अलफ लैला खोल के बैठ जाते हो। आओ ना खान साहब, आज आके कराची की बातें तो कर, आओ आके लाहौर की गलियां भी देखो। आज निकल लो लाहौर के डिप्रेशन में, देखो क्या सूरत हाल है। जैन जीटी रोड पे जो सूरत हाल है छोटे शहरों का। जनरल अस्पताल, एक बेशुमार अस्पतालों के बाहर पानी है, स्कूलों में पानी है, सड़कों पे पानी है और लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ। आपको बहुत याद आता था कराची, वहाँ तो एनडीए में भेज दिया, यहाँ भी भेज दिया उनको कहें यहाँ भी कोई ध्यान करें। इसी तरह इंसानी हकूक़ की शदीद पामाली हो रही है, सहाफ़ती आज़ादियाँ छीन ली गई हैं और लम्हा फ़िक्रिया है। आज 73 साल बाद, आज़ादी के 73 साल मुकम्मल कर बैठे, 74वां यौम आज़ादी मना बैठे, आज भी हम सियासी आज़ादियों को, सहाफ़ती आज़ादियों को, इंसानी हकूक़ की आज़ादियों को, मुआशी आज़ादियों को, हम इन आज़ादियों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है इस मुल्क के जो ताकतवर हैं उनके लिए भी और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी कि 73 साल में हम गंवा बैठे हैं, बना नहीं कुछ सके। इसी तरह फरमाते थे कि मैं ये काबीना बड़ी बड़ी बना देते हैं, इतनी बड़ी काबीना अवामी ख़जाने पे बड़ा बोझ होता है। आज तारीख़ की सबसे बड़ी काबीना इनकी है, उसमें नॉन इलेक्टेड मेंबर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं, अदालतें उस पर नोटिस ले रही हैं, आपकी जमात के अपने वज़रा उस पर एतराज़ कर रहे हैं। और खान साहब हम नहीं कह रहे, ये वो बातें हैं जो खल्क़े खुदा कह रही है, आपकी जमात कह रही है, मीडिया कह रहा है, आपका अपना मैनिफेस्टो है। कहते थे प्रोटोकॉल नहीं लूँगा। खान साहब आप अपनी गाड़ी खुद चला के आते, कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते, उनके आगे पीछे कोई प्रोटोकॉल की गाड़ी नहीं होती। चीफ मिनिस्टर साहब के उनके लिए रास्ते बंद नहीं होते, वो तो साइकिल पे तशरीफ़ लाते हैं। वो तो मिसाल देते थे ना, साइकिल पे आते हैं। पहले वज़ीर आज़म जो थे वो गाड़ियों पे सफ़र करते थे, ये हेलीकॉप्टरों में सफ़र करना शुरू हो गए। खान साहब किधर गए आपके दावे, कौम को बताएं तो सही। कहते थे मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहूँगा, वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी बनाऊँगा। किधर गई आपकी यूनिवर्सिटी? गवर्नर, हम कह रहे थे कि ये काम नहीं करो, ये नामुनासिब तरीका है, ये चीप पॉपुलैरिटी के तरीके हैं। कहते थे गवर्नर हाउस जो है वो आवाम के लिए खोल देंगे, यहाँ पाकिस्तान के बच्चे जाके गवर्नर हाउसों में सैरें करेंगे। वो ड्रामा चलाया भी था 1-2 दिन, आपने भी दिखाया उसको, क्या वो कंटिन्यू किया? किधर गए आपके वो दावे कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, यूनिवर्सिटियाँ बना देंगे, लाइब्रेरियाँ बना देंगे? कोई एक काम तो किया होता। और फिर डिठाई से कह रहे हैं, और उनके लिए रुतब लसां जो है वो कहते हैं कि जनाब क्या बात है, बड़ा तारीखी इंटरव्यू दे दिया है और उन्होंने बड़े कमाल के काम किए। आज 2 साल वज़ीर आज़म बने हो गए और आज भी खड़े हैं कि हम क्या करें, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए था, हम ये करेंगे। ओ भाई साहब, आप इस गे गा घी से बाहर आएँ। आप ये बताएं कि माजी में जो खराबी थी वो ये थी, 2 साल में हमने ये ठीक कर दिया, बाकी करेंगे। अपनी परफॉर्मेंस की बात करो, 2 साल में आपने इन सेक्टर्स में क्या किया, कौम के सामने ये रखे, हम कौम को कहानियां ना सुनाएं। इसी तरह कहते थे जिसके पे ऊपर इल्ज़ाम होगा ना उसको ओहदा नहीं दूंगा, ओहदा नहीं दूंगा। आज आपके कितने वजीरों पे इल्ज़ाम हैं? आज आपके कितने वजीरों के ऊपर नैब के केसेस हैं? कितने स्टे लेके बैठे हुए हैं? खान साहब पूछें तो सही ना, आप अपने उन वादों की तरफ ध्यान तो करें। और फिर कहते थे मैं कौम से झूठ नहीं बोलूँगा। अब मेरे वज़ीर आज़म है, आखिर मैं क्या करूं। लेकिन जो शख्स ये कहे कि बड़े लीडर का कमाल ये होता है कि वो यू टर्न ले लेता है, वो यू टर्न अपनी बात से फिर जाने को कहते हैं। यू टर्न रास्ता बदलने को नहीं कहते, मंजिल की तरफ जाते हुए यू साइड पे होके आगे निकलने को नहीं कहते। यू टर्न कहते हैं मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया, उससे मैं फिर गया, मैंने यू टर्न ले लिया। मैंने यूं जाते हुए लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए यू टर्न लिया, वापस लाहौर आ गया। खान साहब ये झूठ नहीं है तो क्या है? यू टर्न की ये इस्तिलाह किस रंग में आप इस्तेमाल कर रहे हैं?
और आप ठीक कहते थे वज़ीर आज़म। जनाब वज़ीर आज़म, आपका नारा था कि आप इस मुल्क में वो लाएंगे सुनामी। जब पहले दिन आपने सुनामी के नारे मारे, उसी दिन हमने कहा था कि सुनामी तबाही और बर्बादी की अलामत होती है। इस मुल्क के नौजवान समझे कि शायद ये खान साहब पता नहीं किस किस्म का सुनामी लाएंगे, और वो बर्बादी आपने पूरी आप ले आए हैं। महंगाई का सुनामी है, बद इंतज़ामी का सुनामी है, आपके वादों से फिरने का सुनामी है, इस कौम की खारजा पॉलिसी को बर्बाद करने की सुनामी है, इस मुल्क के आम आदमी की ज़िंदगी तंग करने की सुनामी है, पाकिस्तान में सिविल राइट्स ख़त्म करने की सुनामी है। इमरान खान साहब, आज कौम आपसे सवाल करती है कि ये सुनामी पंजाब के ऊपर आपने मुसल्लत कर दी कि पंजाब जैसा बड़ा सूबा जिसको और फिर कहते थे, सॉरी एक और कहते थे आपकी आमदन अच्छी होगी तो आपका घर बेहतर चलेगा। कहते थे हम आएंगे तो लोग टैक्स देंगे लाइनों में लग के, और ये क्या, ये 6000 अरब की बात करते हैं, हम 8000 अरब टैक्स कलेक्ट करेंगे। पिछले साल ये कोरोना आने से पहले 3 दफ़ा बजट रिवाइज हो चुका था, और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स आप पिछले साल भी पूरे नहीं कर सके, इस साल भी आप मिस कर बैठे हैं। और मुवाजना क्या करते हैं, मुवाजना करते हैं कि जी इस साल इस महीने में, जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में हमने इतने रेवेन्यू इकट्ठे किए, हमने ये काम किए, पिछले साल के मुकाबले में बेहतर हुआ है। यानी अपनी नालायकियों का अपने साथ ही मुकाबला है। वो भाई, अगर मुवाजना करना है तो हमारे दौर के साथ करो ना, कि हमारे दौर में आम आदमी की ज़िंदगी कैसी थी, उसकी तनख्वाह का आलम क्या था, पेंशनर्स की ज़िंदगी कैसी थी, महंगाई कैसी थी, बेरोज़गारी का क्या आलम था, एक्सपोर्ट्स कैसी चल रही थी, किसान इस मुल्क का खुशहाल था कि नहीं था। हम आपके ये जो PTIMF के टर्म्स हैं ये नहीं सुनेंगे। हमें पाकिस्तान के अवाम के हालात बदलेंगे, लोग उसका इजहार करेंगे, खान साहब वो आपकी परफॉर्मेंस होगी, और उसमें आपका नंबर 0 है। और इंशाल्लाह इस 0 का अब हम धक्का देने वाले हैं जल्द। साहब ये फरमाइएगा कि आपने भी कहा कि इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़े हुए हैं आज भी, तो उन्हें उतारने के लिए ईद के बाद आपने ग्रैंड JPC बुलानी थी, उसका क्या बना? जो रैबर कमेटी का भी इजलास है, तो मौलाना साहब कुछ आपसे भी नाराज है क्योंकि मियाँ साहब ने तो मना लिया। देखिए जी, दोस्तों में, साथियों में गिले शिकवे हो सकते हैं, मौलाना को हमसे गिले हो सकते हैं, हमें उनसे हो सकते हैं, लेकिन कोई नाराज़गी नहीं है, कतन नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी ये समझती है और पहले दिन से चाहती थी, और हमने पहले APCs भी की, और वो APCs थी कि हम इस हुकूमत का किबला दुरुस्त करें, इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करें, अवामी राय आमा हमवार करें, ताकि ये हुकूमत अपने वादे पूरे करे, ये लोगों की ज़िंदगी में तलखियाँ कम करे, ये जो नैब न्याजी नक्सस है इसको ख़त्म करे और इस मुल्क के लोगों को काम करने दे। लेकिन अब इस बात पे सारी कौम मुत्तफिक है कि इमरान खान और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, क्योंकि ये जब से आए हैं इनका हर दिन पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ज़िंदगी तंग करता जा रहा है। लिहाजा हमारा सारी जमातों का, अपोजिशन की जमातों का ये फ़ैसला है। मीडिया भी हमसे यही, आप भी मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों जान नहीं छुड़ा रहे, क्यों APC नहीं कर रहे। उसके लिए पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासी जिम्मेदारी पूरी की है। हम सारी जमातों के पास गए हैं, राब्ते किए हैं, अब भी करेंगे, और हमें तवक्को है कि वो जमातें भी, लेट हो गया, इसको देर नहीं होनी चाहिए थी। अगर हमने वादा किया था कि ईद के फ़ौरन बाद हमारा जो रैबर कमेटी होगी वो हो जानी चाहिए थी, अब तक APC हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब भी हम गुजारिश करते हैं अपने बाकी सियासी दोस्तों से कि इस मामले को एक्सपीडाइट करना चाहिए। नुक्ता नज़र में इख्तलाफ नहीं है, मोडेलिटीज़ हैं, उसको जल्द सेटल करना चाहिए। तो दिखता है कि आपकी जो नाराजगी हुई है, जो नैब के बिल्स वगैरह पास किए हैं, उनके मौक़िफ़ जो मौलाना साहब का था और पीपल्स पार्टी और नून लीग का टोटल डिफरेंट था। एक वजूहत बनी है मौलाना साहब और आपके रास्ते अलग होने में। देखिए, ये बात जिस दिन बिलावल साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले थे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, वहाँ उन्होंने मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि लेजिस्लेशन में कहाँ तावन हम कर सकते हैं। FATF का कानून चल रहा था, FATF के कानून में कुछ FATF की रिक्वायरमेंट्स थी पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान उसके झांसे में कुछ इख्तियार वो लेना चाहती थी जो नैब लॉ में भी नहीं है, जो गलत थे। हमने कहा हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको क्लियर नहीं होने देंगे। लेकिन अगर FATF की ज़रूरतें देख के हम कमेटी में बैठेंगे, अगर FATF की ज़रूरतें देखेंगे तो वो हुकूमत का इशू नहीं है, वो पाकिस्तान से डिमांड हो रही है, और अगर वो बिल पास नहीं होता तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। लिहाजा हमने वो कानून हुकूमत के लिए नहीं, हाँ उसमें से जो गलत चीज़ें थी वो निकाल के
जो हम समझते थे कि इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ होंगी उससे, उसको निकाल के वो बिल हमने पास किया। उस पर मौलाना साहब को भी एतराज़ नहीं होगा। अच्छा कायरा साहब ये बताएं कि अपोजिशन के दरमियान इतनी ज़्यादा अदम एतमाद की जो फ़िज़ा है कि ना आप नून पर एतमाद करने को तैयार है, नून की इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद लीडरशिप पर, ना नून की लीडरशिप मौलाना पे एतमाद करने को तैयार है, और मौलाना अपनी तरफ से 2 मरतबा एफर्ट तो कर चुके हैं। अब ये एतमाद की जो बहाली है, अपोजिशन के आपस में एतमाद की बहाली, इसके लिए क्या कंक्रीट एफर्ट हो सकती है? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि एतमाद का फुकदान ऐसा नहीं है। हाँ, हम मुखालिफ सियासी जमातें हैं, हमारे सियासी एजेंडाज हैं, हमारे सियासी मफाद भी हैं, यकीनन है। हर जमात उसको प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ जनाब हम तो अपोजिशन वाले हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ के आए हैं, अपने अपनी जमातों में बैठे हैं। यहाँ तो हुकूमती इत्तेहाद में सबसे बड़ा फसाद है। वज़ीर आज़म साहब ने बजट पे खाना रखा, काफ लीग नहीं गई, वो इत्तेफाक राय था ना। उनका सलूक बहुत है, लेकिन बांड कोई और है जिसने बांधा हुआ है उनको। अपोजिशन की तो जमातें ही मुख्तलिफ हैं। हम बिल्कुल इससे पहले भी इत्तेहाद बनाते रहे हैं। जब MRD या ARD बनी थी उसमें भी टाइम लगा था, क्योंकि आपको कम्युनलिटीज़ पे इकट्ठे होते, और फिर हमारा तल्ख माजी भी है। हमने एक दूसरे के साथ जातियाँ भी की हुई हैं, हमारे साथ बहुत जातियाँ हुई हैं, लेकिन उनके साथ भी कथें हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमने इसके बावजूद, पॉलिटिक्स यही है कि आप अपने आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करते हैं, और पीपल्स पार्टी जिस चीज़ को दुरुस्त समझती है वो APC है, जिसको समझती है सबको इकट्ठा होना ज़रूरी है। वो काम हमें तो करना चाहिए ना। बाकी कोई दोस्त उसका गिला शिकवा है तो वो ज़रूर दूर करेंगे, लेकिन जिसको हम समझते हैं वो हम कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। वो अपनी ड्यूटी है, जो हमारी सियासी जिम्मेदारी है, वो अदा करते रहेंगे। कायरा साहब, आपने गांठ की जिक्र की, ये गांठ ने बांधा था, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन। बॉन्ड मैंने कहा बॉन्ड कोई और है। दूसरा ये बता दीजिएगा कि आपने वो जेम्स बॉन्ड ही है वैसे। पाकिस्तान और इमरान खान आप साथ साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान और इमरान खान। लेकिन जो इमरान खान को लेकर आए हैं वो कहते हैं कि वो और इमरान खान ही सिर्फ साथ साथ चल सकते हैं। क्या ये वही हैं जिन्होंने आपके साथ चौधरी परवेज़ इलाही का अलहाक करवा दिया था और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे? क्या इस तरह का कोई? आपने सवाल के साथ जवाब भी दे दिया। नहीं, आप बता देना। नहीं, आपने सवाल भी कर दिया है और उसका जवाब भी दे दिया। जवेद साहब एक बड़े सीनियर ऐसे ही है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। आपने बात की है। दूसरा जवेद साहब बड़े सीनियर कॉलम निकाला है, आज उन्होंने कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, सेनेट का इजलास था, रात के अंधेरों में इन्होंने मुलाकात की है और मुकमका हुआ है। थोड़ा सा देखिए, गुजारिश ये है कि FATF बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट यानी शक वाली लिस्ट से ब्लैक लिस्ट करना था। उसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होता। अगर हमने वो बिल पास ना किया होता तो आज मेरे भाई आपका सवाल मुझसे मुख्तलिफ होता। पाकिस्तान के हालात ख़राब होते, सारा मीडिया मेरा गले पकड़ रहा होता कि तुम लोगों ने अपनी सियासत की वजह से मुल्क का नुकसान कर दिया। आज हमने अगर मुल्क का मफाद सामने रखते हुए हुकूमत से कंडीशनल सपोर्ट किया है और उनके गलत जो उसमें अमेंडमेंट्स थी वो निकाली हैं, तो उसको जो भी कोई रंग दे ले, हम ये समझते हैं कि वो कौमी जिम्मेदारी थी, उससे पाकिस्तान का नुकसान हो जाता। ये तो अभी नहीं ना बताया जा सकता। वैसे तो हम डरने वाले नहीं हैं जरदारी साहब। एक सिर्फ मैं हम जमहूरी और आइनी रास्ता इख्तियार करेंगे। हम अदालतों के अंदर अपने केस लड़ेंगे। हम कत्ल भी होते हैं अदालतों में, गिले भी करते हैं अदालतों से नहीं लड़ते, अदालतों में अपने केस ही लड़ते हैं। ये अलग बात है कि इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ रियासत का सलूक जो है ना, वो जिस तरह चौधरी कमियों के साथ सलूक करते हैं, हमारे साथ वो ख़ास सलूक है जो मुसलियों से होता है। इसलिए कि हम इस मुल्क के ये जो कमी है पीपल्स पार्टी वाले, हम ये कहते हैं कि चौधरी साहब हम आपके बराबर बैठना चाहते हैं, हम ज़मीन पे नहीं बैठेंगे, हम आपको बालादस्त तस्लीम नहीं करते, हम आइन को बालादस्त तस्लीम करते हैं और जमहूर को बालादस्त तस्लीम करते हैं। ये गुनाह हमारा है, हम इसकी सज़ा भुगत रहे हैं। कायरा साहब ये बता दीजिएगा कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो स्टार्ट से किसी मसलहत का शिकार है कि आप लोग मतलब मामलात को कोई हतमी शक्ल देने की कोशिश भी करते हैं, स्टांस भी बड़े लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपके मामलात बहुत स्लो हो जाते हैं, जैसे जो है वो आपका हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का मामला बहुत लिंगर होता जा रहा है। दूसरे एंड के ऊपर बिलावल साहब ने बड़ा रिजिड स्टांस लिया
जब कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया नैब चेयरमैन के खिलाफ, उसके बाद आपके मामलात नैब के मामले में कहाँ तक पहुँचे? आप लोग उसके खिलाफ मतलब एक स्टांस तो रखते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर अदालत ने कोई फैसला दिया था तो उस पर अमल दरामद हो गया होता। मुझे नहीं पता आप किस फैसले का जिक्र कर रहे हैं। चेयरमैन नैब के अगेंस्ट उन्होंने बातें की। नहीं, बातों की कोई हैसियत नहीं होती जी। मैं तो बहुत दफ़ा अदलिया से बड़े अदब से गुजारिश की है, बड़े अदब से गुजारिश की है कि जब जजेस कमेंट्स करेंगे तो अमल दरामद नहीं होगा, उस तरह काम नहीं चलेगा। जजेस शुड स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। वो किसी बात को अगर गलत समझते हैं तो उसके ऊपर अपनी जजमेंट दें, वो बाइंडिंग होगी। वैसे जज साहबान अपनी मर्जी से जो चाहे वहाँ कमेंट करेंगे। उन कमेंट्स के ऊपर ये तो हो सकता है कि किसी जमात का नुकसान हो जाए, किसी फ़र्द का नुकसान हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए। उनकी कोई नीयत शायद नुकसान है नफ़े की ना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी में ऐसा कोई मामला किसी फोरम पर मेरा सवाल ये है आपसे काउंटर में कि पीपल्स पार्टी के पास क्या वो अददी नंबर है कि हम हुकूमत गिरा सके? आंसर इज़ नो। हम बाकी जमातों को इकट्ठा करके उस ताकत को मुजतमे करके जो अपोजिशन किया, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बेहतर महाज बना सकते हैं, दबाव खड़ा कर सकते हैं। अगर बाकी जमातें उस पर अभी तैयार उस तरह नहीं है या उस तरह उनको अपनी उनके कुछ प्रेपरेशन है, जो भी उनका एक थिंकिंग है, तो वो पीपल्स पार्टी का कसूर तो नहीं है ना। मुझे तो ये कहें कि पीपल्स पार्टी ये कर सकती थी और पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। अगर किसी और ने नहीं किया तो फिर उससे सवाल करें। मेरा सवाल आपसे तंजीमी लिहाज से है। जैसा कि बिलावल साहब लाहौर आए थे तो कहकर गए थे कि एहतजाज भी हमारे लिए एक ऑप्शन हो सकती है और उसके लिए हम मोबिलाइजेशन करेंगे। तो आपने तंजीमी लिहाज से मोबिलाइजेशन आप साफ़ी बड़े चीज़ होते हैं। आपने मुझसे वो बात निकलवा ली सवाल करके, मेरा ख्याल था निकल ही जाएगा। आज हम जो इकट्ठे हैं, आपको तकलीफ़ दी है, हम अपनी तंजीमी मीटिंग जी कर रहे हैं। हम अपना 3 साला रिव्यू कर रहे हैं और उस रिव्यू में हम अपने तंजीमों को, अपने शॉर्टफॉल्स को, अपने कम्युनिकेशंस को, मुख्तलिफ तरीक़ों को देख रहे हैं और जहाँ जहाँ हमें करेक्शंस की ज़रूरत होगी वो अब कर रहे हैं। वो जो आपने कहा उसकी तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह ठीक हो रही है। कराची में सूबाई हुकूमत 12 साल से आपकी है, तो आपने कहा है कि कराची के जो मामला है लाहौर से मुख्तलिफ हैं। ये पूछा जाता है ऐसी कौन सी कुव्वत है जो आपको मजबूर कर रही है कि अपनी बदतरीन मुखालिफ तरीके इंसाफ के साथ बैठें और मिलकर काम करें? सूबाई हुकूमत आपकी है, बजट आपका है, कराची को सवारे किसने रोका है? सूबाई हुकूमत हमारी है, वहाँ एक लोकल गवर्नमेंट भी है। लेकिन इख्तियार तो आपके पास है, नहीं गवर्नमेंट के पास तो है। नहीं, नहीं, आप इसको करेक्ट कीजिए। लोकल गवर्नमेंट के पास अपने इख्तियार हैं। शहर की सफाई सुथराई का काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं है, लोकल गवर्नमेंट मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है, लोकल गवर्नमेंट का है। सोलर बोर्ड, सीन सोलर बेस्ड मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है। वो बोर्ड सोलर बेस्ड मैनेजमेंट मेरे भाई फिर आपको पता नहीं है पूरा, करेक्ट करें इसको। 6 में से 2 जो जिले हैं वहाँ पे वो बोर्ड काम कर रहा है। DMC जो हैं 6 में से 2, जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे। बाकी 4 में वो बोर्ड काम नहीं कर रहा, म्यूनसिपैलिटी काम कर रही है। कराची में बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस का है, कुछ हिस्सा जो है वो बिल्कुल मुझे उससे कोई इनकार नहीं। फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम उनकी सड़कें हैं, उनका सेवरेज है। और कराची वाले और सिंध गवर्नमेंट बार बार आपको कह रही है, बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, और उनकी लोकल गवर्नमेंट भी वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे पास फंड्स की किल्लत है। सिंध गवर्नमेंट को पिछले साल उनका जो बजटेड अमाउंट था उसमें से 130-135 अरब रुपए, कितना तकरीबन इतना था, इतने पैसे कम दिए, 137 अरब कम दिए गए। हालांकि सिंध वो सूबा है जिन्होंने अपना रेवेन्यू इन हालात में भी, जो टारगेटेड रेवेन्यू था वो मरकज़ से भी ज़्यादा और बाकी सूबों से भी ज़्यादा उन्होंने अपना टारगेट जो अचीव किया है, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। और जब आपके पैसे बजटेड अमाउंट कटती है ना, तो पैसे डेवलपमेंट के कटते हैं। नॉन डेवलपमेंट तनख्वाहें तो नहीं रुक सकती ना, यूटिलिटीज़ के बिल तो नहीं रुक सकते, वो तो आपको देने होते हैं, तो डेवलपमेंट रुक जाती है। उसके नतीजे में कराची शहर बहुत बड़ा है। आप गवर्नमेंट से ये पूछिए ना कि वज़ीर आज़म साहब, आपका वो 160-170 अरब का वो जो पैकेज, 162 अरब का वो पैकेज था, उसके कोई 62 रुपए भी वहाँ गए हैं। जो काम है करने का वो कीजिए, उनसे पूछिए तो सही ना। हाँ, जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट का काम है, जो काम उनके ज़िम्मे है उनको भी एफिशिएंटली करने की ज़रूरत है। उनके वज़रा भी वहाँ मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेजर मसला वहाँ रिसोर्सेज का है। और फेडरल गवर्नमेंट भी वहाँ स्टेक होल्डर है, उनके भी वहाँ मैनेज हैं। और हमने कभी इनकार नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब एक दफ़ा बुलाते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भाग के चले जाते हैं। अब अगर वो आके
तो ख़ुद गवर्नर साहब के ज़रिए काम करना चाहें और वो चाहें कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की जगह कोई बंदे अपॉइंट करा के अपने इत्तेहादियों को ही फारग करें, अपने बंदे कमेटियों में बिठा के अपनी जमात को आइंदा मुस्तकबिल में तगड़ा करें, तो ये उनका इंटरनल इशू है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मामले को बेहतर कर सकें। फॉरेन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा चलो। कि फॉरेन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा कमेंट करते हैं। ऐसी क्या वजह है कि वज़ीर ख़ारजा की जगह पे आर्मी चीफ को सऊदी अरब जाना पड़ता है? डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा ने पिछले दिनों कहा, जो उनकी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीर के ऊपर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ कुछ और है, वज़ारत ख़ारजा कहीं और खड़ी है और पॉलिसी बनाने वाले कहीं और खड़े हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने क्योंकि नक्शा बना दिया है, इसलिए हमने कश्मीर फ़तह कर लिया। ये बात तो दुरुस्त है और ये आज नहीं है, ये इसमें ये मौसर माजी बात का हो सकती है, लेकिन हमने अपने दौर में हर दौर में यही कोशिश की है कि जो जिसका काम है वो करे, ज़्यादा बेहतर तरीका वही होता है। लेकिन ये बात आपकी बहरहाल दुरुस्त है। जी लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जोर दो। आपने कहा है कि कराची पर होने वाले किसी भी हमले को हम कबूल नहीं करेंगे, ये 1 यूनिट की तरफ एक कदम होगा जो वफाक के लिए खतरा है। किस खतरे की बात कर रहे हैं? हुकूमत वक्त कह रही है, अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं, हम ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। कौन से ऑप्शन है? 18वीं तरमीम के बाद तो डेवोल्यूशन हो चुकी है। सब इख्तियार जो हैं वो मरकज़ के अपने सूबों के अपने क्रिस्टल क्लियर हैं, ज़िला जो सूबाई हुकूमतें उनके, तो उसमें जो शक शुबे जो इरादे हमें नज़र आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बता दीजिएगा, आपने कहा कि हम तैयारी भी कर रहे हैं, मतलब दूसरी जमातें अभी तक तैयार नहीं है, क्या पता आगे आने वाले वक्त में भी तैयार ना हो, तो क्या आवाम सफ़र ही करती रहेगी या आप निकलेंगे? मैंने गुजारिश की है कि हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। हम लार्जर अलायंस बना के चाहते हैं कि ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो गवर्नमेंट पे ज़्यादा दबाव आएगा, फिर हम गवर्नमेंट को आसानी से घर भेज सकेंगे। नहीं अगर होंगे तो भी हम अपनी जिम्मेदारी तो अदा करेंगे। वैसे एक मिनट ज़रा, वबा से पहले हमने मार्च का प्रोग्राम दिया था, साहिब अल्दबियन से स्टार्ट कर रहे थे, तो वबा की वजह से वो किया, हम दोबारा फिर करेंगे। अपनी हम तो मौलाना से क्या शिकायत है आपकी? कोई नहीं, हम